नमस्कार, स्वागत है, वेलकम, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं रविकांत घोष आप सबों का स्वागत करता हूं आज के इस खास कार्यक्रम में जिसका नाम है #AskAboutCancer। सबसे पहले तो इस कार्यक्रम की शुरुआत में मैं धन्यवाद करना चाहूंगा अपने स्कूल प्रबंधन का, जिन्होंने ये अवसर दिया। हमारे स्कूल की डायरेक्टर मैडम डॉक्टर निहारिका भारती खुद एक डॉक्टर हैं और उनका एक सपना है कि हमारे क्षेत्र के बच्चे, हमारे स्कूल के बच्चे वो इस कदर अपने जीवन में इतने सफल और कामयाब इंसान बने और अपने समाज में अपना योगदान दे पाए ताकि एक हमारा जो समाज है वो रोग मुक्त समाज बन सके। और इसी कड़ी में आज हम आपके साथ लेके आ रहे हैं अपने फेसबुक लाइव के माध्यम से एक अद्भुत कार्यक्रम जिसका नाम है आस्क अबाउट कैंसर, जिसमें आज हमारे साथ एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी जुड़ने वाले हैं जिनके बारे में आप सबों को हमने बता दिया है कि वो कौन पर्सनालिटी है। तो शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी पंक्ति है जो एक कैंसर पीड़ित एक विभा रानी खुद एक कवित्री हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी कविता लिखी है अपने जीवन के उस कैंसर के दिनों में जब वो कैंसर की पीड़ा को झेल रही होती हैं। तो वो अपने एक उस लाइफ के ऊपर एक कविता लिखती है कि मन पर पड़े या तन पर, गांठ के बारे में वो बात करती है कि मन पर पड़े या तन पर भुगतते हैं खामियाजे तन और मन दोनों ही। एक के उठने या दूसरे के बैठने से नहीं हो जाती है हार या जीत किसी एक या दोनों की। गांठ पड़ती है कभी पेड़ों के पत्ते पर भी और नदी के छिलकों पर भी। गांठ जीवन से जितनी जल्दी निकले उतना ही अच्छा। पड़ गए शगुन के पीले चावल, चलो उठाओ गीत कोई। गांठ हल्दी तो है नहीं जो पिघल ही जाएगी कभी न कभी बर्फ की तरह। जी हाँ, आज हम उसी गांठ की बात कर रहे हैं, उसी ट्यूमर की बात कर रहे हैं। जब हमारे शरीर के अंदर कोई एक ट्यूमर डिटेक्ट होता है तो कैसा जीवन भयानक हो जाता है, एकदम नर्क के समान हो जाता है, उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। हर कोई जो भी आते हैं हालचाल लेने, उनके मन में जहन में कहीं ना कहीं प्रश्न होता है कि और कितना दिन, कितने दिन के मेहमान हैं। जरा समझिए उस पीड़ा, उस कैंसर पीड़ित इंसान की। हर दिन, हर पल, हर क्षण वो मरता है इस डर से कि पता नहीं अब और कितने दिन बचूंगा। हर एक खांसी, हर एक दर्द में उसे अपने न होने का एहसास होता है। ये वर्ल्ड कैंसर डे कहीं ना कहीं हम इसलिए ही सेलिब्रेट करते हैं कि उनको एक हौसला दे सके, उनको एक हिम्मत दे सके कि नहीं, तुम सरवाइव कर लोगे, तुम जी लोगे, तुम बच जाओगे, नकारात्मकता से बाहर निकलो, तुम लड़ सकते हो, तुम बहुत बहादुर हो। हम सब की एक कोशिश, इससे पहले एक वीडियो में आपने देखा कि एक सफाई कर्मचारी कैंसर पीड़ित बच्चों को जीवन में मुस्कुराहट देता है, उसे हंसाने का काम करता है। तो आप सबों से भी एक मेरी प्रार्थना है, विनती है, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक संदेश देना चाहते हैं कि अगर आसपास कोई वैसे कैंसर पीड़ित इंसान आपको मिल जाए तो उनके जीवन में थोड़ी खुशियां लाइएगा। उनसे दुख भरी बात मत करिए, उनसे टेंशन वाली बात मत करिए, उनको थोड़ा हंसाइए, थोड़ा प्रेरित करिए, थोड़ा मोटिवेट करिए। क्योंकि ये ट्यूमर भले ही बहुत सारी दवा सर्जरी से ठीक हो जाएगा, लेकिन एक और काम करता है दवा, वो ट्यूमर के ऊपर ह्यूमर की दवा है। तो ह्यूमर भी जरूर छोड़िएगा, उसके साथ सहानुभूति बरतिएगा। तो चलिए हम स्वागत करते हैं आज अपने हमारे इस कार्यक्रम में जो चीफ गेस्ट हमारे साथ जो वक्ता के रूप में जुड़े हैं। थोड़ी जानकारी उनके बारे में आपको बता दें, पहले भी हम बता चुके हैं कि डॉक्टर जेके सिंह, जितेंद्र कुमार सिंह जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, इज ए रेनॉन्ड कैंसर स्पेशलिस्ट ऑफ national and international repute. With the enduring effort, he had changed the new entire senior of cancer management in state of Bihar and Jharkhand. Presently, वो पारस कैंसर संस्थान और एसएस हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर के वो डायरेक्टर हैं। और इनके जीवन के बारे में बताएं तो ये 15 साल तक 2000 से लेकर 2014 तक महावीर कैंसर संस्थान पटना के ये डायरेक्टर रह चुके हैं। 158 से ज्यादा पब्लिकेशंस इनके नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल में आ चुके हैं। ये
6 ऑन्कोलॉजिकल बुक्स में इनका कंट्रीब्यूशन इनका मिल चुका है। 7 से ज्यादा मेगा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है, जो इनके चेयरमैनशिप में चल रहा है। Presently, he has been associated with some more associations, like as national president in Cancer Care India, और ये नेशनल सेक्रेटरी हैं ब्रेस्ट कैंसर फाउंडेशन इंडिया के। नेशनल प्रेसिडेंट, एक्स नेशनल प्रेसिडेंट रह चुके हैं ये एसोसिएशन ऑफ गायनोकोलॉजिकल ऑन्कोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ हाइपरथर्मिक मेडिसिन, नेशनल सोसाइटी ऑफ ऑन्कोलॉजी। बहुत सारे ऐसे नाम सर के आगे जुड़े हुए हैं। ये मेंबर ऑफ टास्क फोर्स आईसीएमआर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के भी ये टास्क फोर्स के मेंबर हैं। प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर रह चुके हैं 56 से ज्यादा नेशनल इंटरनेशनल क्लिनिकल ट्रायल में ये अभी तक। और 2012 में राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल मैडम के हाथों इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिल चुका है अपने क्षेत्र में बेहतरीन योगदान देने के लिए। तो मैं जोरदार तालियों के साथ, ऐसे ही वर्चुअल तालियों के साथ मैं आप सबों से अनुरोध करूंगा कि हम अपने इस लाइव स्ट्रीम में सर का स्वागत करते हैं। सर, पहले तो सर प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया हमें आज अपने इस कार्यक्रम में। बहुत बहुत स्वागत करते हैं। और मैं सभी दर्शकों से, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबों से भी आग्रह करेंगे कि सर का स्वागत कर दे अपने कमेंट के माध्यम से। सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आज इस अवसर पर आपने हमें अपना समय दिया है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रविकांत जी आपको। आपने इतनी मेहनत की, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। भागलपुर मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। कभी भी वहाँ कुछ एक्टिविटीज होती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि भागलपुर में कुछ काम हो रहे हैं। और आप तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि जितनी तारीफ की जाए वो शायद कमी होगी। तो आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और मुद्दे पर बात करने के लिए हम लोग बैठे इस वेबिनार में, और वो है कैंसर। तो हम लोग कैंसर की वर्तमान स्थिति और आगे होने वाली संभावनाओं पर बात करेंगे आज। जी। तो एक चीज हम बता दें कि कैंसर जिस तेजी से बढ़ रहा है, देश में 15 लाख नए रोगी हर साल आ रहे हैं। कैंसर के नए रोगी देश में जमा हो रहे हैं, और इसे यदि नहीं रोका गया, नहीं कंट्रोल किया गया, तो आने वाले समय में सारे स्वास्थ्य सेक्टर में सारी बीमारियां पीछे चली जाएंगी और कैंसर नंबर 1 चैलेंज होगा, न सिर्फ राज्य के लिए बल्कि देश के लिए। तो हमें समय रहते इसको कंट्रोल करना है, इसको काबू में लाना है, तभी हम लोग इस भयावह बीमारी से बच सकेंगे। तो सर, शुरू करते हैं पहले इसी प्रश्न से सर कि क्या होता है। हमारे जो दर्शक जुड़े हुए हैं, सबसे पहले हम यही जान लेते हैं कि आखिर ये होता क्या है सर, ये बीमारी, और क्यों होता है और कैसे बचे। एक साथ मतलब 3 प्रश्न, तो थोड़ा ये लंबा जरूर है, बट इसको हम चाहेंगे कि कोई बात नहीं। कैंसर एक ऐसी बीमारी है कि शरीर में सारे जो ग्रोथ होते हैं और शरीर का जो विकास होता है, उसमें नए ग्रोथ आते हैं, नए टिश्यू बनते हैं और फिर वो टूटते रहते हैं। तो इस तरह का सेल का बनना और टूटना अनवरत होता रहता है। लेकिन कभी कभी इस पर देखा गया है कि मस्तिष्क का कंट्रोल नहीं होता है। चूंकि ये जो बीमारी है, ये जैसी है वैसे ही अंग रहेंगे, अंग में बढ़ाव नहीं होगा। लेकिन जब अंग बढ़ने लगते हैं और शरीर का कंट्रोल मस्तिष्क के द्वारा नहीं हो पाता है, और कुछ दिनों तक वो बढ़ते 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 रहता है अपनी ही जगह पे, और उसके बाद वो शरीर के विभिन्न भागों में फैलता चला जाता है। इसी को कैंसर कहते हैं। हम लोग इसी को कैंसर कहते हैं। ये कोई बैक्टीरिया वायरस से नहीं होता है। वायरस और बैक्टीरिया इन्फेक्शन से नहीं होता है। ये शरीर में ऑटोमेटिकली डीएनए और जीन्स में ही चेंजेज होते हैं जो शरीर को बढ़ाते हैं, उस अंग को बढ़ाते हैं। सबसे खराब एक ही है कि वह अपनी जगह कुछ साल तक रहता है, उसके बाद वो शरीर के पूरे अंगों में वो चला जाता है। ये सबसे बड़ा खराबी है कैंसर की, जो अमूमन आम बीमारी में नहीं होता है। तो ये है कैंसर की।
और इसको समय रहते यदि नहीं रोका गया, यदि इसको जब शुरुआती दौर में है, जब बीमारी अपनी ही जगह है, यदि उस समय हम इलाज करें तो पूर्णतः ठीक हो जाता है। लेकिन यदि ये बीमारी फैल गई तो ये रुक नहीं सकता है। हम लोग इलाज करके सिर्फ लाइफ बढ़ाते हैं, जिंदगी बढ़ा सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। ठीक तभी तक कर सकते हैं जब वो अपनी जगह है और शुरुआती दौर में है। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि कैंसर कोई तकलीफ नहीं देता, शुरू में कोई तकलीफ नहीं देता, और जिस दिन मरीज को तकलीफ होने लगे, जिस दिन मरीज को तकलीफ होने लगी और तब डॉक्टर के पास आए, मतलब देर हो चुकी। अब आप 4th स्टेज 3rd स्टेज में चलेंगे, ये सबसे बड़ी खराबी है। तो हमारे पास जो आंकड़े हैं, बिहार का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ कि 86% केस एडवांस स्टेज में आते हैं। ओह माय गॉड। और सिर्फ 12-13% ही अर्ली स्टेज में आते हैं। मतलब जिसको हम पूर्णतः ठीक कर सकते हैं वो 12-13% होते हैं, और जिसको ठीक नहीं कर सकते हैं बिल्कुल और लाइफ बढ़ाते हैं वैसे 86% है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि कैसे जब मरीज को तकलीफ नहीं हो और मरीज को कैसे हम दिखाने के लिए बुलावें, क्योंकि यहाँ के आदमी सोचते हैं कि हम बीमार नहीं है तो क्यों डॉक्टर के पास जाए। बीमार जब नहीं है या हमें कोई तकलीफ नहीं है तो क्यों डॉक्टर के पास जाए। ये अमूमन आम सोच है लोगों की, खास करके हिंदुस्तान में। तो हम लोग को यही देखना है कि कैसे लोगों को शुरुआती अवस्था में लावे। हम लोग को ये देखना है कि कैसे हम इसको प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या तरीके अपना सकते हैं कि कैंसर हो ही नहीं। जी, कैसे लोगों को हम अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, शुरुआती दौर में पकड़ सकते हैं। ये बड़े अहम सवाल है। और इसके बाद हम लोगों को कैसे जागरूक कर सकते हैं। आप हम जागरूक रहेंगे तभी न जाएंगे, तभी हमें चिंता होगी। लेकिन यदि जागरूक नहीं होंगे तो नहीं, तो कैसे हम जागरूक कर सकते हैं और कैसे हम लोगों को कैंसर के बारे में ज्ञान दे सकते हैं। ये 4-5 ऐसे सवाल हैं कि यदि इस पर हम ध्यान नहीं दें तो सिर्फ ट्रीटमेंट करके 85% केस को हम ठीक नहीं कर सकते, नहीं हो सकता। यही विडंबना है पूरे देश की। और हम शुरू से पिछले 30-35 साल से, ऐसे मेरा अनुभव करीब 46 साल हो चुका, लेकिन हम पिछले 35 साल से लगातार प्रयास कर रहे हैं कि हम कैसे इसको लोगों तक पहुंचावें, कैसे लोगों को सेंसिटाइज करें, कैसे लोगों को बतावें कि आपको जब आप स्वस्थ रहिए तब आप दिखाने आइए। आपको नहीं पता चलेगा लेकिन डॉक्टर को पता चल जाएगा, और डॉक्टर के पास ऐसी ऐसी जांच के साधन है कि उनको ये पता चल जाएगा कि आपके शरीर में अभी कैंसर पनप रहा है कि नहीं पनप रहा है। हमारे यहाँ लेबोरेटरी में ऐसे ऐसे टेस्ट आ गए जो आपको 10 साल आगे का बता सकता है कि आपको कैंसर होगा या नहीं होगा अभी आज के स्टेज में। ये सब भी आ चुके हैं। और भी बहुत सारे टेस्ट हैं जो इमीडिएट 5 मिनट में आपको बता देंगे कि आपके शरीर में कैंसर है कि नहीं। अच्छे संस्थान को जांच रहे हैं, उसमें बुखार या गिल्टी है, उसमें कैंसर है कि नहीं। तो ये चीजें बड़ा ही अहम चीज है। ट्रीटमेंट एक अलग चीज है, ट्रीटमेंट अलग चीज है, लेकिन ट्रीटमेंट भी बहुत प्रभावी हो गया है अब के देश में। जितना कि मेडिकल साइंस में कैंसर के ट्रीटमेंट में जितनी प्रगति हुई है शायद किसी और विभाग में नहीं हुई। रोजाना हजारों जगह रिसर्च हो रही है, देश में नहीं विदेश में हजारों हजार जगह रिसर्च हो रही है, रोज नई नई बातें आ रही हैं। इसलिए हम लोग को अपडेट रहना पड़ता है कि भाई आज क्या डेवलपमेंट, आज क्या हुआ। पूरी दुनिया लगी हुई है, पूरे दुनिया के साइंटिस्ट लगे हुए हैं कि इस पर कैसे हम ठीक करें। बहुत तह तक पहुंच गए लोग, कुछ चीजों में अभी भी पता नहीं चल रहा है, शायद आने वाले कुछ वर्षों में पता चले तो कैंसर क्यूरेबल डिजीज के श्रेणी में आ जाएगा। अभी हम लोग बहुत माने एक एक घंटे का खर्चा देखा जाए तो लाखों डॉलर में एक घंटे के खर्चे हो रहे हैं कैंसर रिसर्च में। तो पूरी दुनिया इस पर
बहुत ही जी, जोर इस दिए पे हुए हैं। इस पे एक स्पेशल एक मेरा प्रश्न है जो इसके बाद आएंगे सर, हम उस पे पूछेंगे। जी इससे पहले से जैसे आप जरूर। बता रहे थे कि कैंसर हर किसी को, इंसान को अर्ली स्टेज में पहले अपना जांच करा लेना चाहिए, और इतने सारे तकनीक अब उपलब्ध हो चुके हैं कि लोगों को 10 साल तक का पहले पता चल जाएगा कि आपको कैंसर होगा या नहीं होगा। मान ले सर, अगर हो गया, पता चल गया, आज हम गए आपसे चेक करवाए, चेकअप कराने के बाद पता चल गया कि आपका भाई आपके फलाने अंग में ऐसा कुछ कैंसर का टिश्यू पनप गया है, तो सर उसके बाद क्या कदम उठाना चाहिए? लोग तो पहले डर के आधा मर जाता है वहीं पे। और बिहार में क्या ये जो उपलब्ध है सर, इसका कुछ सही ये जगह कहाँ जो कहाँ हम लोग करा? ये जो कैंसर फोबिया हम लोग बोलते हैं इसको, जी कैंसर फोबिया अभी भी इस देश से गई नहीं है। मतलब जी लोग डरते हैं, क्योंकि मन में कैंसर के प्रति इतना डर है कि लोगों को जी लगता है कि जाएंगे, हम जांच जी कराएंगे, और कहीं डॉक्टर जेके सिंह कैंसर निकाल दिए तब तो मर गए। जी ये जी जो है ना, और हाँ कैंसर के बारे में इसीलिए कहा मैंने कि लोगों को ज्ञान देना चाहिए कि यदि अब जी एक दिन का भी देरी करते हैं हाँ जाने में और डॉक्टर से दिखाने में, तो सैकड़ों सेल रोजाना आपके शरीर में बढ़ रहा है, सैकड़ों सेल। ओके और वो आपके शरीर की गांठ को बड़ा कर रहा है, बीमारी को फैला रहा है। इसलिए हम्म एक दिन की भी देरी बहुत देर हो हम्म सकती है, और समय का बहुत ही हम्म ज्यादा इम्पोर्टेंस है कैंसर में, ओके सबसे ज्यादा। तो मेरा ये कहना है कि पहले तो आपको, विदेश में क्या करते हैं कि लोगों को जागरूक करते हैं, हम्म स्क्रीनिंग प्रोग्राम करते हैं, हर हम्म वो मैंडेटरी है कि लोगों को दिखाना ही है साल में एक बार। और ओके कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, यदि लक्षण आए तो तुरंत आप दिखाने आइए। वहाँ लोग मानते हैं, लोग सबको इसको चिंतित करते हैं, क्योंकि हम्म गवर्नमेंट भी बहुत सहयोग देती है वहाँ। इसलिए ओके विदेश में कैंसर घट रहा है, और जो विकासशील देश है हम्म उसमें 3/4 अभी बर्डन है कैंसर का। वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं कि 3/4 कैंसर को हम लोग जूझ रहे हैं, और 1/4 उन्होंने कर लिया। इसी के चलते, स्क्रीनिंग के चलते, अर्ली डिटेक्शन के चलते उन्होंने कर लिया। वहाँ नियम कड़े बने हुए हैं कि यदि आप नहीं कराएंगे तो लोग, गवर्नमेंट आपको ना तो प्रमोशन दोगी, ना इंक्रीमेंट करेगी, बच्चों को मार्कशीट नहीं मिलेंगे, अपर क्लास में प्रमोशन नहीं होगा। उनको मस्ट है, शायद इसी कड़ाई से भारतवर्ष में लागू किया जाए तो कैंसर ऐसी जानलेवा बीमारी जिसको लोग देखते करें, मेरे देश में तो हजारों आदमी को वर्षों मर गए। ये नहीं हम्म देखते हैं कि 85% में है कि 15% लोग थे, तो सब मर गए। विदेश में देखता है लोग, लाखों लाख आदमी को कैंसर हुआ, वो ठीक हो गए, हम्म चूंकि वहाँ हम्म शुरुआती दौर में पकड़ा लोगों ने। तो वहाँ लोगों की मानसिकता भी दूसरी है। कैंसर को लोग अभी ड्रेडेड डिजीज नहीं मानते हैं, जानलेवा बीमारी नहीं मानते हैं। कैंसर को सर मानते हैं कि ये भी जैसे क्रोनिक बीमारी है, डायबिटिक है, और ये है हम्म ब्लड प्रेशर है, इस तरह का कैंसर का बीमारी है। क्योंकि उन्होंने देख रहे हैं कि जिसको हुआ हम्म वो 25 साल, 30 साल, 40 साल से बचेंगे। तो हम्म मानसिकता में थोड़ी परिवर्तन है, और कैंसर फोबिया अपने देश हम्म में बहुत है, अच्छे अच्छे लोगों में भी है कि हम जांच जी कराने जाए और कैंसर जी। निकल गया तो मेरा क्या होगा। ये थोड़ा तो इस मानसिकता को बदलनी पड़ेगी, सोच को तो सर, बदलनी अभी अभी जैसे आप बताए कि विदेशों में गवर्नमेंट ऐसा सर्कुलर लगा रखी है कि आपको कराना पड़ेगा, तो इंडिया में ऐसा क्यों पॉसिबल नहीं हो पा रहा है? आप आईसीएमआर के देखिए। टास्क फोर्स मेंबर भी हैं सर, तो जी क्या जी जी ऐसा जी। पहल नहीं किया गया है गवर्नमेंट देखिए, तरफ से ये इंडिया में पॉसिबल? क्या है कि कोई भी बहुत कड़े कानून गवर्नमेंट लाने हम्म से डरती है ना। हम्म बहुत कड़े कानून आप देखेंगे कि वैक्सीनेशन निकल चुका कैंसर का, वैक्सीन निकल हम्म गया। यदि आप, हम्म कोई छोटी बच्ची यदि कैंसर का टीका ले लेती है, और ये 20 साल के अथक प्रयास के बाद हम्म अमेरिका ने लाया है, और 102 कंट्री में मैंडेटरी हो गया वैक्सीन, कि किसी भी हम्म छोटी बच्ची को जो 11-12 साल से लेके मैनेजेबल एज तक है उसको दिया हम्म जाए, तो सबसे बड़ा हम्म फायदा होता है कि बच्चेदानी का हम्म कैंसर, जो सबसे ज्यादा औरतों में पाए जाने वाला कैंसर है, वो हम्म कैंसर उसको नहीं होगा। सबसे ज्यादा मृत्यु औरतों में बच्चेदानी के कैंसर से होती है, वो नहीं होगा। तो इतना बड़ा एक तरह का कैंसर जो सिर्फ एक टीका लेने से ठीक हो जाए, और पूरे हम्म शरीर की इम्यूनिटी जिंदगी भर बनी रहे, अब जी। इसको लागू करने में हिंदुस्तान डिलाई कर रहा है।
तो यही मेरा सवाल भी था सर, यही मेरा सवाल भी था कि जिस तरीके से पोलियो उन्मूलन के लिए देश में पूरे वर्ल्ड में WHO की तरफ से बड़ी मुहिम लगा के पोलियो ड्रॉप पिलाया गया, लोगों को पोलियो मुक्त बनाया गया, पोलियो मुक्त राष्ट्र बनाया गया। अभी कोरोना वैक्सीन को लेके भी इस तरह ही के पूरे एकदम कदम उठाए जा रहे हैं, कोरोना मुक्त बनाना है राष्ट्र को। तो सर क्यों नहीं ऐसा पहल किया जा रहा है कि कैंसर मुक्त बनाना है, और वैक्सीन की जो कल्पना आप जैसा बता रहे कल्पना की जा चुकी है, बनाई जा चुकी है, ये हमें जानकारी नहीं थी, आपके माध्यम से ये जानकारी मिली कि कैंसर के भी वैक्सीन बना लिए गए। तो इसको लागू क्यों नहीं कराया जा रहा जब इतनी खतरनाक बीमारी है, हमें पता ही नहीं चलता है ये बीमारी के बारे में? सर इसके बारे में अभी तक जो सरकार का पहल है, सरकार लीफलेट निकालती है, कैंसर के बारे में लोगों को जागरूक करती है, पेपर के माध्यम से, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ से होता है, ये सब हो रहे हैं। लेकिन ये जो लागू कानून करने की बात है वो नहीं हो पाता है। कानून बहुत बनते हैं देश में, आपको तंबाकू के केस में बहुत कानून बन रहे हैं, कहाँ लागू हो पा रहा है? लागू होना, कानून बनाना, लागू होना, दोनों में फर्क है। ये जब तक कड़ाई से सरकार लागू नहीं करेगी और जब तक कि लोगों का सहयोग इसमें नहीं मिलेगा, समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, कम्युनिटी का सहयोग, तब तक संभव नहीं है। वो यहाँ वो नहीं हो पाता है। तो सरकार कोशिश कर रही है, हम लोग का भी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि इसके थ्रू सरकार पर जाए, और सरकार को, चूंकि हम कैंसर केयर इंडिया के पूरे देश के भी अध्यक्ष रहे हैं, हमको लगता है कि सरकार पर काफी दबाव डालने का करिए इसको। लेकिन कानून आज टोबैको के अगेंस्ट में कहा जाता है कि यदि तंबाकू को रोक दिया जाए इस देश में, कंप्लीट रोक दिया जाए, तो 40% कैंसर आएंगे ही नहीं। कितना बड़ा चीज है कि आपके 6 लाख कैंसर 15 लाख में से आएंगे नहीं। लेकिन उसको रोकने में सरकार कानून बनाई, सबकी कहाँ लागू हो रहा है? अभी भी बिक रहे हैं, अभी भी लोग खा रहे हैं। सबसे बड़ी बात, लोग खा रहे हैं। बिकना तो ठीक है, बिजनेस का मुद्दा है उसका, लोग खा रहे हैं, तो प्रभावी नहीं हो रहा है। जो आप लोग मैसेज देते हैं, स्ट्रॉन्ग मैसेज जाना चाहिए, और खास करके तंबाकू, गुटखा जो है, और इन सारी चीजों का बंद कर दिया जाए। आप सोचिए कि इस देश में 40 सेकंड में एक आदमी की मृत्यु तंबाकू लेने से होती है, 40 सेकंड में इस देश में। पैसिव स्मोकिंग होता है, मतलब हम आप बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, लेकिन जो धुआं फेंक रहे हैं वो घर में, परिवार में, सामने वाले को भी होता है, और सामने वाले भी उससे ग्रसित होते हैं, उसी तरह जैसे पीने वाले होते हैं। कहा जाता है, जो आंकड़े बता रहे हैं, कि 1,60,000 औरतें इस देश में तंबाकू से इसलिए प्रभावित होती है, वो नहीं पीती है, लेकिन उनके परिवार में उनके हस्बैंड या और लोग पीते हैं। 1,60,000 पैसिव स्मोकर के चलते इस देश में मौत हो रही है। तो आंकड़ा बहुत है, 40 सेकंड में डेथ हो रहा है। तो हर देश का 2 मिनट में एक बच्चा तंबाकू का शिकार हो रहा है। स्कूल के बच्चे, कॉलेज के बच्चे शिकार हो रहा है। 2 मिनट में इस पूरे देश में एक बच्चा शिकार हो रहा है। तो सर हम वापस आएंगे उसको, पिछले क्वेश्चन पे सर, वापस लौटेंगे सर। बिहार में कहाँ बेहतर इलाज संभव है सर? पिछले प्रश्न में ये पूछा था मैंने कि कैंसर डिटेक्ट होते ही हम लोग क्या कदम उठाएं, और बिहार में कहाँ बेहतर इलाज संभव है? देखिए, कैंसर की जो इलाज होती है ना, वो एक तरीके से नहीं होती है। आप हड्डी के अस्पताल में जाए, हड्डी की इलाज होगी, हार्ट के अस्पताल में जाए, वहाँ इलाज होगी। लेकिन कैंसर की इलाज में सारी बीमारियां होती हैं, सिर से लेके पैर तक। 100 तरह के कैंसर होते हैं, 100 तरह के कैंसर, उसकी इलाज भी 100 तरह की होती है। इसलिए एक बहुत बड़ा समूह होता है डॉक्टरों का, जो मिल के इसको ठीक करता है, तो इसमें जो भी संस्थाएं ऐसी हैं, विडंबना है कि बिहार में कहीं भी कैंसर के अस्पताल नहीं है, सिवाय पटना को छोड़ के कहीं नहीं है। और ये अस्पताल देखिए कब तक खुलेंगे बाद में। मैंने फुल फ्लेजेड कैंसर की इलाज जहाँ अच्छे तरीके से हो सकती है, जहाँ रेडिएशन हो सकता है, कीमोथेरेपी हो सकती है, सर्जरी हो सकती है। कैंसर की सर्जरी डिफरेंट होती है, उसमें डायग्नोसिस हो सकते हैं। ये सारे डिपार्टमेंट इतने होना चाहिए ठीक कि ये कैंसर की इलाज कर सके। तो ये चीजें पटना में कई सारे अस्पताल हैं, जैसे कि पारस कैंसर सेंटर है,
महावीर कैंसर सेंटर है, IGMS है, SS हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर है। ये सब ऐसे अस्पताल हैं जहाँ की लोग जाएंगे तो लोगों की एक समुचित इलाज हो पाएगी, डायग्नोसिस से लेके ट्रीटमेंट, सारी चीजों की सुविधा है। तो ये सब चीजें ठीक हो पाएंगी। और भी अस्पताल नए नए आ रहे हैं, नए नए खुलेंगे तो शायद, मान लीजिए जैसे आपका भागलपुर है, वहाँ खुलने की बात चल रही है। तो इस तरह से जहाँ भी समुचित इलाज की व्यवस्था हो वहाँ जाना चाहिए लोगों को। कहीं एक जगह कोई काम होता है वहाँ नहीं जाना चाहिए, और वहाँ जैसे ही पता चले तुरंत उनको आना चाहिए बिना देर किए। ये एक बहुत जरूरी है। लोग आते हैं, अधकचरा इलाज करा के आते हैं, कुछ इलाज इधर उधर करा, तो वो दिक्कत होती है, फिर वो समझता नहीं है केस। पता चले इमीडिएट, यहाँ सब लोग हैं, सब लोग सहयोग करेंगे। अच्छा, सरकार भी कुछ पैसे देती है, जैसे हम लोग का SS हॉस्पिटल रिसर्च सेंटर, यहाँ पे कोई भी आदमी जिसकी वार्षिक आमदनी 2.5 लाख से कम है, यदि वो अपना ब्लॉक से सर्टिफिकेट लेके आता है, एक आधार कार्ड लेके आता है, हम लोग उसके एस्टिमेट बना के सरकार को भेजते हैं जैसे, और वहां से 20 दिन के अंदर 1 लाख रुपया मिल जाता है। तो शुरुआती दौर में जो अच्छे खर्चे लगते हैं उससे कम से कम मरीज को दिक्कत नहीं होती है, और गरीब मरीज को बहुत फायदा होता है। तो लोगों को ये भी जानना चाहिए कि ऐसा है। और जी, बहुत अच्छी जानकारी सर। जो गरीब हैं, जो पैसे से थोड़े से आर्थिक रूप से जो कमजोर हैं, उनको निश्चित रूप से फायदा होगा इस जानकारी के बाद। महिलाओं में सर एक बहुत खतरनाक रूप से ये देखने को मिलता है सर, ये ब्रेस्ट कैंसर, और बहुत ज्यादा मेरे परिवार में भी ऐसे हमने कई केसेस देखे हैं। मुझे लगता है कि ज्यादातर परिवार में ऐसे केस देखने को मिल जाते हैं। तो कैसे बचा जाए, महिलाएं क्या ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखें? और ब्रेस्ट कैंसर को लेकर एक अलग से अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है पूरे देश में, तो सर इस पे आपकी तरफ से जी। पहले महिलाओं में जी, सर्विक्स कैंसर, बच्चेदानी के मुंह का कैंसर, जिसका टीका बन चुका है, वो पहले सबसे ज्यादा था, नंबर 1 कैंसर था महिलाओं का। लेकिन इधर देखा गया है पिछले कुछ वर्षों में कि बच्चेदानी के मुंह का कैंसर काफी नीचे चला गया है, और ब्रेस्ट कैंसर बहुत तेजी से हो रहा है। आज वर्ल्ड का, डेवलपिंग कंट्री हो चाहे डेवलप कंट्री हो, वर्ल्ड का नंबर 1 कैंसर अभी ब्रेस्ट कैंसर है। और ब्रेस्ट कैंसर बिल्कुल पता नहीं चलता है, सिर्फ एक गांठ से पता चलता है, और शुरुआती दौर में गांठ रहती है, बाद में वो गांठ बढ़ते बढ़ते पूरे ब्रेस्ट में जाती है, फिर कांख में जाती है, फेफड़ा में जाती है। तो शुरुआती दौर में महिलाएं थोड़ी साई नेचर की होती है, वो डॉक्टर के पास जाना नहीं चाहती है। थोड़ी सी भी गांठ हो ब्रेस्ट में, छोटी हो, जो खुद महिलाओं को स्नान करते समय सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन इसको बोलते हैं, खुद महिलाएं पता लगा सकती हैं हथेली से कि हथेली को उस पर सर्कुलर मूवमेंट में घुमाया जाए स्तन पे, तो देखा जाए कि कोई गांठ अंदर में आ रही है, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कई तरह की इलाज है, कौन सी इलाज किस महिला के लिए उपयुक्त होगा, ये जो है डॉक्टर बताएंगे, उसको एक्सपर्ट बताएंगे। तो ये चीजें ब्रेस्ट कैंसर पर इसलिए दिया जाता है कि नंबर 1 कैंसर महिलाओं का अभी ब्रेस्ट कैंसर है, तो इसलिए ब्रेस्ट कैंसर पर काफी ध्यान दिया जाता है। और उसमें महिलाओं को यही चाहिए कि सबसे बड़ा है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। किसी भी महिलाओं के ब्रेस्ट में कोई भी गांठ पता चले तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसलिए अब महिलाओं में अब कोई ये भी नहीं रह गया है कि छोटी उम्र की महिलाओं में नहीं होता, अब ये भी है कि बड़ी उम्र की महिलाओं में होगा और छोटी उम्र की महिलाओं में भी होगा। तो पता चलते ही तुरंत, कहे कि जब तक आप अर्ली स्टेज में नहीं पकड़ेंगे तो ब्रेस्ट तो पूरा का पूरा निकाला ही जाएगा एडवांस स्टेज में, साथ ही साथ आपकी जिंदगी भी जाएगी। लेकिन अर्ली स्टेज में पकड़ेंगे एक सर, इसमें एक ये भी एक सर, माफी चाहेंगे सर, एक इसमें अफवाह है या पता नहीं ये सच्चाई है, कहां तक आप ही बता पाएंगे इसमें, कि कहते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग जो महिलाएं नहीं कराती हैं उनके अंदर ज्यादा ये संभावनाएं होती है ब्रेस्ट कैंसर की, क्या ये सही है? देखिए, बहुत ज्यादा तो इस पर रिसर्च अभी तक हुई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई आदमी नहीं पिलाती है तो उसको ज्यादा, लेकिन एक चीज आप जान लीजिए, हर शरीर का कोई नेचुरल प्रोसेस होता है, हर शरीर का, पूरे शरीर का, तो उसको उससे थोड़ा भी अलग करेंगे, दूध बच्चे होना, बच्चे को दूध का आना, कोलेस्ट्रम का आना,
और दूध पिलाना ये अपने आप में काफी बड़ी चीज है और बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन यदि कोई नहीं पिलाती है, खास करके आजकल की महिलाएं कि कॉस्मेटिक वैल्यूज के चलते, तो हमें लगता है कि उचित नहीं है। और ऐसा नहीं है कि उन्हें कैंसर हो ही जाएगा, थोड़ी संभावना जो ऑब्जर्वेशन है इसमें देखा गया है कैसे लोगों को ज्यादा संभावना होती है कैंसर। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन है, डेफिनेटली ये डेफिनेटली काहे कि आप जब दूध नहीं पिलाते हैं, दूध जमा होता है आपके ब्रेस्ट में, और दूध जमा होता है धीरे धीरे वो गैलेक्टोसिल होता है, गैलेक्टोसिल बढ़ करके वो फिर आपको गांठ का रूप लेती है, तो संभावना रहती है उसमें ज्यादा। तो हमें एक चीज है 2 मिनट में हम ये बता दें आपको कि कौन से ऐसे तो लोगों को साल में एक बार जरूर अपनी जांच कराना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसे लक्षण है जिसको कार्डिनल साइन बोला जाता है। यदि वो जब भी हो तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। हम 1-1.5 मिनट में आपको बता देते हैं। यदि कोई इस बीच सर हम अपने जो भी दर्शक हमारे साथ जितने भी लोग लाइव जुड़े हैं, मैं उनसे अनुरोध कर लेता हूं, अगर आपके पास भी कोई प्रश्न है कैंसर से जुड़ा हुआ, या आपके घर में कोई मरीज है या फिर आपके जानकारी में कोई मरीज है और उनसे संबंधित कोई प्रश्न है, तो डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी कुछ देर और जुड़े हैं। मैं चाहूंगा कि आपके प्रश्न यहाँ आ जाए तो मैं उसको सर से पूछ लूंगा। तब तक सर से जानते हैं, सर कुछ जानकारी बताना चाह रहे हैं। सर प्लीज शेयर करें सर। कैंसर के कुछ लक्षण है शुरुआती दौर के, जैसे किसी के शरीर में कोई गांठ आ जाए और वो गांठ ठीक नहीं हो, औरतों के ब्रेस्ट में कोई गांठ हो, ठीक नहीं हो रहा है, बढ़ रहा है, तुरंत शंका होनी चाहिए कि ये कैंसर भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है लेकिन कैंसर होने की संभावना है। किसी को भी यदि मस्से में कोई परिवर्तन हो, उसके रूप में, रंग में, आकार में, लगता है कि शरीर मस्सा था, इसमें परिवर्तन आने लगे, तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि मस्से का भी कैंसर काफी ज्यादा होता है। यदि मुंह के रास्ते से खून आ रहा हो, फेफड़े के रास्ते से खांसी में, बलगम में खून आ रहा हो, पेशाब के रास्ते या मल द्वार के रास्ते से यदि उसमें भी खून आ रहा हो, तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। हो सकता है उस अंग में कैंसर पनप रहा है। यदि आपको शौच की आदतों में परिवर्तन हो, यदि लगता है कि हम एक बार रात में पेशाब करते थे या सवेरे उठते थे, हम अपना जो है बाथरूम जाते थे, स्टूल पास करते थे और इसके बाद दिन भर ठीक ठाक है, लेकिन इसमें परिवर्तन आने लगे, रात में बार बार उठना पड़े पेशाब के लिए। अच्छा, तो हो सकता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो, क्योंकि प्रोस्टेट का कैंसर अभी बहुत ही कॉमन हो गया है। तो इसमें क्या होता है कि रात में लोगों को बार बार उठना पड़ता है। तो ऐसा यदि हो, ये लक्षण हो, तो अपनी जांच जरूर कराना चाहिए, ये जरूर होना चाहिए। यदि आपको बुखार है और कोई तरह का खांसी है या आवाज बच गई है और ये ठीक नहीं हो रहा है साधारण दवाई से, डॉक्टरों से, तो आप तुरंत उसकी जांच, स्पेशल जांच एक्सपर्ट से जरूर करा लें, कैंसर रोग विशेषज्ञ के पास जाके उसकी जांच जरूर करा लें। हो सकता है कि आपके गले में, आपके और जगह जहाँ भी ये तकलीफ हो रही है वहाँ कैंसर पनप रहा है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, ये लगातार बढ़ा, हो सकता है आपको ब्लड कैंसर। और यदि ऐसा भी देखा गया है कि यदि आप बिल्कुल ठीक ठाक है, खाना खा रहे हैं, तभी आपका वेट बहुत घट रहा है, तो ऐसी स्थिति में यदि वेट घट रहा है और कोई वजह नहीं नजर आ रही है, तो हो सकता है उनको भी ब्लड कैंसर मतलब ल्यूकेमिया की संभावना हो सकती है। तो ये सब शुरुआती दौर के लक्षण है, और इसको जरा सा भी कुछ हो, नजर आए या महसूस हो, कभी नजरअंदाज नहीं करें, क्योंकि अर्ली डिटेक्शन से कैंसर पूरी तरह ठीक हो सकता है, संपूर्ण रूप से उसको खात्मा कर सकते हैं। लेकिन जैसे वो बढ़ा तब फिर आप उसको दिक्कत में है और उस अंग से आपको हाथ धोना पड़ेगा और जिंदगी भी जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा आज के देश में हम अथी तो करें ही, प्रिवेंशन, तंबाकू का प्रयोग नहीं करें और फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड का कम से कम प्रयोग करें और वैक्सीन जरूर लें और अपने घर में दिलावें। तंबाकू के अलावे हम लोग को ये
प्रिवेंशन में आ जाता है। कलरिंग एजेंट होता है, तो फूड को प्रोसेस करने के लिए कलर करते हैं, कार्बाइड से पकाया हुआ फल, उसको नहीं लें। ये सब कैंसर पैदा करने वाली है। भोजन अच्छे लें, और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप अपनी दिनचर्या में जो जो हम लोगों की दिनचर्या होती है उसमें कुछ अच्छी अच्छी चीजों को शामिल करें। आप योगा को शामिल करें, है ना। और सर आप चूंकि कुछ सजेशंस दे रहे हैं कि डाइट क्या लेना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, मेरे पास एक सर किताब है, किलिंग कैंसर नॉट पीपल, डॉक्टर रॉबर्ट जी राइट की किताब, मैं इसको पढ़ रहा था। इसमें एक बड़ी अच्छी बात लिखी गई है, मैं आपसे जानना चाहूंगा। हालांकि ये तो पूरे विश्व के जाने माने ख्याति प्राप्त डॉक्टर हैं, इन्होंने एक चीज बताया कि 9.5 pH पानी पीने से बहुत हद तक कैंसर को ठीक किया जा सकता है। मैंने ये अंडरलाइन भी किया है इस किताब में, यहाँ पे इन्होंने स्पेशली ये मेंशन किया है। तो सर इसके बारे में बताएं, अल्कलाइन और आयोनाइज्ड वाटर कितना हेल्पफुल है कैंसर को ठीक करने में सर? देखिए, उसमें कैंसर का बढ़ाव नहीं होता है। कैंसर होता है लेकिन वो बढ़ नहीं पाता है। यदि आप पूरी तरह अल्कलाइन वाटर करके तब लें तो कैंसर बढ़ नहीं पाता है, प्रोग्रेस नहीं करता है, धीरे धीरे होता है। कैंसर फास्ट ग्रोइंग भी है, स्लो ग्रोइंग भी है। यदि उसको मीडिया अच्छा मिल जाएगा शरीर में तो वो तेजी से बढ़ेगा, और यदि मीडिया सुटेबल नहीं है तो वो तेजी से नहीं बढ़ेगी। इसलिए जरूरी है कि हम लोग थोड़ा सा, अच्छी बात है, इस तरह के बहुत सारी चीजें हैं यदि आप करते हैं तो स्वस्थ जीवन शैली जरूर अपनावें, साफ पानी जरूर पिए। मेरे कहने का मतलब, यदि आप पानी साफ पीते हैं तो 65% बीमारी आपको नहीं होगी, जो पानी जनित बीमारियां हैं 65%। यदि स्वस्थ खाना खाते हैं, अच्छा खाना खाते हैं, है ना, स्वस्थ भोजन करते हैं, तो आपको 20% बीमारी और नहीं होगी। और यदि आप हाइजीन मेंटेन करते हैं घर में, तो यदि हाइजीन मेंटेन करते हैं तो आपको 10 कहने का मतलब, आप अपने शरीर में 90% रोग को दूर कर सकते हैं यदि आप पानी अच्छा पिए, पानी ठीक पिए। दूसरी बात की खाना ठीक खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, और हाइजीन मेंटेन करें, और थोड़ा सा शरीर की एक्टिविटीज करें, योगा के चलते कसरत करें, व्यायाम करें, जो भी करें, आपको 90% बीमारी नहीं होगी। और सर कुछ प्रश्न, जी सर, सब कुछ प्रश्न आ गए हमारे दर्शकों की तरफ से, एक एक करके सर प्रश्नों को ले लेते हैं। सबसे पहले लेते हैं सर, हर्षित घोष का एक प्रश्न है, व्हाट इज द एज ऑफ कैंसर? मतलब कि पेशेंट का एज या कैंसर? शायद ये पेशेंट का एज और कैंसर की बात करें, पेशेंट की बात करें। कैंसर किसी को भी नहीं छोड़ता है, चाहे बच्चे हो, यंग हो, बुढ़ापे में हो। बुढ़ापे में थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए कि शरीर में इम्यूनिटी कम होती है उस समय, उसमें ज्यादा कैंसर पनपता भी है और बढ़ता भी है ओल्ड एज के लोगों में। और कैंसर जो है किसी भी उम्र में, ना गरीब को, ना अमीर को, ना बच्चे को, बूढ़े को, सबको होता है। तो इसलिए ये कहना है कि हर तरह के लोगों को कैंसर हो सकता है। 2 महीने के बच्चे को भी होता है और 100 साल से ऊपर वाले को भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, सुष्मिता सिस लिख रही है, सर व्हाट इज द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर? सर लास्ट स्टेज क्या होता है सर? लास्ट स्टेज होता है कि जब बीमारी, मैंने बताया कि अपनी जगह बहुत दिन तक रहती है बीमारी, कैंसर पनप भी गया, खो भी गया, तो अपनी जगह रहती है। बाद में क्या होता है कि एक झिल्ली को वो तोड़ता है, और झिल्ली को तोड़ करके वो पूरे शरीर में खून के द्वारा, लिम्फेटिक के द्वारा, ये पूरे शरीर में बढ़ता है। ये कैंसर का सबसे बड़ा कारण है। और जब वो लीवर में, फेफड़े में, ब्रेन में, ये सब जगह में पहुंच जाए, जो इम्पोर्टेंट ऑर्गन है, इसको स्टेज 4 कहते हैं, इसे ही लास्ट स्टेज कहते हैं, लास्ट स्टेज। इसमें ट्रीटमेंट से भी बहुत लंबी आयु नहीं बचाई जा सकती। ओके, तीसरा प्रश्न सर एक ले रहे हैं सर, यहाँ पे खुशबू कुमारी पूछ रहे हैं, अगर किसी के सीने में गांठ है और जो कभी कभी दर्द हो तो क्या करें? बहुत ही कॉमन प्रश्न है ऐसा, बहुत हम तो यही कहेंगे कि यदि आपके यहाँ कोई कैंसर डिटेक्शन सेंटर नहीं है आपके शहर में, तो हम यही कहेंगे कि किसी गायनेकोलॉजिस्ट से दिखाइए, जो बहुत ही एक्सपर्ट है, जिसको कैंसर का भी अनुभव है, उनसे दिखाइए। वो बता देंगे वो गांठ सही में कैंसर है या नहीं है।
छोटे बच्चों में ऐसे भी बहुत सारी गांठें होती है, लेकिन यंग एज में या बुढ़ापे में जब गांठ हो उसको गंभीरता से लेना चाहिए। ओके। एक MS नसीर सर ये लिख रहे हैं कि कीमोथेरेपी लगाना चाहिए और कोई ट्रीटमेंट संभव है, ये कह रहे हैं। आजकल ट्रीटमेंट 4 तरह की हो गई है, निर्भर अच्छा। करता है कि बीमारी किस तरह की है, कौन से टाइप की है, कौन से ग्रेड की है और किस स्टेज में है, ये निर्भर करता है। और उस पर निर्भर करके हम लोग कोई बीमारी होती है जैसे ब्लड कैंसर, उसमें सिर्फ कीमोथेरेपी होती है और हम लोग रेडियोथेरेपी देते हैं, वहाँ पे कैंसर के सेल को नष्ट करते हैं। यदि बीमारी लोकल है, सर्जरी से उसको हटा देते हैं, वहाँ से सर्जरी करके, कैंसर सर्जरी से। और तीसरा चीज है कि कीमोथेरेपी भी देते हैं। यदि बीमारी फैल गई, अपनी जगह से पूरे शरीर में चल गई, तो रेडियोथेरेपी और वो नहीं काम करेगा, सर्जरी, इसमें कीमोथेरेपी देनी पड़ती है। और एक थेरेपी आई है जिसको अभी लेटेस्ट है, इम्यूनोथेरेपी। क्यों नहीं हम बॉडी के इम्यून सिस्टम को बढ़ा दें और बढ़ा करके हम उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दें कि कोई भी तरह का, चाहे कैंसर हो, चाहे आपका कोई भी इन्फेक्शन बाहर से जा रहा है, उसको खुद ब खुद शरीर मार दे। शरीर में लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता को दवाइयों के द्वारा हम लोग उसको बूस्ट करें। जैसे कोरोना में आप देख रहे हैं, एक ही चीज कोरोना में आया, एक ही चीज आया है कि अपनी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कीजिए, और कुछ नहीं है। यदि आप इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है, कोरोना आएगा आपके शरीर में ही खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ी चीज, मोटी मोटी बात अगर ये कहें कि अपने शरीर को अगर पूरी तरह से इसका इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर लें तो बहुत हद तक ये खतरनाक बीमारी जो है इससे बचा जा सकता है। बचा जा सकता है। और हमारे स्कूल का बचा के ही हम अर्ली डिटेक्शन करके ही कैंसर का खात्मा इस देश में कर सकेंगे, जैसा कि विदेशों ने किया। ओके, ग्रेट सर। हमारे स्कूल का छात्र है सर, ये दिव्यम भारती, ये लिख रहे हैं सर, डज एनीवन कैन गेट कैंसर? सर ने बता दिया किसी को भी हो सकता है, गरीब हो अमीर, सबको हो सकता है, सबको हो सकता है। हाँ। ओके, अगला एक है प्रणय लिख रहे हैं, सर कैन वी प्रिवेंट कैंसर इन आवर होम? यस, डेफिनेटली। सर ने बताया कि इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, निश्चित बचाया जा सकता है, रोका जा सकता है बहुत हद तक, लेकिन जब हो जाए तो फिर डॉक्टर के शरण में जाना ही पड़ेगा जी। एक हर्षित का फिर से एक प्रश्न आ रहा है, क्या कैंसर वर्ल्ड का डेंजरस बीमारी है? अभी तक तो है, लेकिन इसलिए कि फैलता है पूरे शरीर में। सुशांत जी, सुशांत प्रीति सिन्हा का प्रश्न है सर कि हाउ कैन वी नो दैट विच वाटर ड्रिंकिंग इज मोर प्रेफरेबल फॉर अस, आरओ वाटर और बॉइल्ड वाटर और नॉर्मल टैप वाटर? देखिए, सबसे बढ़िया है कि यहाँ के पानी में आर्सेनिक बहुत है, बिहार में जी, बहुत ही ज्यादा है, 100 टाइम्स ज्यादा है, और आर्सेनिक भी खुद पैदा करता है कैंसर, ये पता है। तो हमें जो पानी पीना चाहिए, यदि टैप वाटर यदि आपका बहुत अच्छा है, जो कि नहीं होता है, शहर में कोई टैप वाटर आजकल नहीं पीते, हर घर में आरओ है, तो यदि आप पानी को थोड़ा बॉइल कर लेते हैं, पानी को थोड़ा सा, और उसको फिर आप घड़े में या फ्रिज में रख करके पीते हैं, वो सबसे अच्छी चीज है। डीप वाटर, डीप बोरिंग से यदि पानी लेते हैं तो वो स्वच्छ होता है। सुपरफिशियल बोरिंग जो चापाकल होता है वो स्वच्छ नहीं होता है। तालाब का, कुएं का पानी बिल्कुल ही स्वच्छ नहीं होता है। वो क्या होता है, अगल बगल का सारा पानी वहां के जमा होता है, उसी को पीते, वो नहीं पीना चाहिए। डीप बोरिंग है तो पी सकती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बॉइल वाटर सबसे अच्छा होता है। आरओ भी बहुत वायरस को फिल्टर नहीं कर सकता है, तो बॉइल वाटर करके आप फ्रिज में रखिए, फिर उसको पानी पीजिए, कोई भी जर्म होगा वो खत्म हो जाएगा, उसको छान के आप पानी पीजिए। सर अभी इस किताब के बारे में जो हम चर्चा कर रहे थे सर, रॉबर्ट जी राइट का जो ये लिखा हुआ किताब है, इन्होंने एक वाटर प्रिस्क्राइब किया है इसमें। वो कहते हैं कि दुनिया की एकमात्र जापान की कंपनी है एनर्जिक, जिन्होंने एक मशीन डिवाइस बनाया है जो कि 8.5 pH, 9.5 pH, 11 pH का पानी प्रोड्यूस करती है, अल्कलाइन और आयोनाइज्ड वाटर। इन्होंने इस किताब में स्पेशली मेंशन भी किया है कैंगन वाटर, और कई सारे कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट उससे किया जा चुका है और वो ठीक हुए हैं। आज सर
टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल में भी कैंगन मशीन को इंस्टॉल करवाया गया है। उसकी वीडियो भी हमारे पास अभी तुरंत तो नहीं है, मैं उसको जरूर शेयर करूंगा। तो एक कैंगन वाटर को वहां पे प्रिस्क्राइब किया, और ये स्पेशली इसमें लिखे हैं कि कोई कैंगन का हम प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम इस्तेमाल किए हैं और इसका फायदा हुआ है। तो अल्कलाइन और आयोनाइज्ड वाटर, जहां तक मेरी स्टडी है, मैं तो कैंसर स्पेशलिस्ट नहीं हूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं, लेकिन कुछ ऐसे महान किताबों को पढ़ने के बाद थोड़ी जानकारी हुई है जिसमें आरओ वाटर के अलावा आप कैंगन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर अगले प्रश्न की तरफ हम आते हैं। एक चीज दिक्कत है सर सर जी, कहीं भी वाटर को अल्कलाइन किया जा सकता है, आप भी उसमें यहाँ घर में कर सकते हैं या कर सकते हैं, लेकिन इसको मास स्केल पे करने में और लाइफ लॉन्ग सब कोई पिए, तो आप सोच सकते हैं कि जिस चीज से किया जा रहा है या जिस मशीन से किया जा रहा है उसका कॉस्ट बहुत आता है। जैसे हम लोगों ने कोशिश की एक रिसर्च करके कि जो हम लोग के आर्सेनिक है उसको कैसे पानी से दूर करा। आर्सेनिक है 100% ज्यादा है नॉर्मल वाटर में, यहाँ से लेके भागलपुर तक गंगा के किनारे बहुत सारे गांव में और शहरों में आर्सेनिक बहुत ज्यादा है। और इसी के लिए कहा जाता है कि गंगा के किनारे जितने भी शहर है वहाँ सबसे ज्यादा गॉल ब्लैडर और लिवर का कैंसर होता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा होता है। तो ये जो आर्सेनिक है हुआ कि कैसे इसको हटाया जाए, उसमें जो अभी आज के डेट में जो परिणाम आ रहे हैं, जो मशीन आ रहे हैं ठीक करने के, कॉस्ट बहुत ज्यादा है। हर गांव में लगाना, हर गांव में बैठाना और उसको हर लोगों तक पहुंचाना। यहाँ तो आप जानते हैं कि 1 अरब 35 करोड़ की आबादी इस देश की है, हर लोगों तक पानी पहुंचाना अल्कलाइन वाटर थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन जो चाहे, जो करना चाहे वो करा सकते। अल्कलाइन वाटर हमेशा अच्छा एसिडिक से। थैंक यू सर। एक सर फिर से एक सेम क्वेश्चन है सर, नीलिमा कुमारी लिख रही हैं कि व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ कैंसर सर। तो सिम्टम तो सर ने बता दिया है, तो मैंने बताया कि लक्षण तो बताया मैंने आपको कि ये सब लक्षण होते हैं कैंसर के, है ना। लेकिन कैंसर तकलीफ नहीं देता है। अच्छा। कैंसर शुरू में कभी तकलीफ नहीं देता है, इसलिए बहुत आदमी को सजग रहना पड़ेगा। ओके। कैन वी प्रिवेंट कैंसर एट होम? हम लोग जल्दी में बस अब प्रश्न, अंतिम 2-3 प्रश्न लेंगे सर, उसके बाद खत्म करेंगे। बिल्कुल प्रिवेंट तो थोड़ी दूर तक कर ही सकते हैं, कुछ सेंस में कर सकते हैं। सबसे पहले यदि आपके पेरेंट्स सिगरेट और बीड़ी या गुटखा आपके भाई साहब लेते हैं तो उनको बंद कराइए घर में। यदि वो लेते रहेंगे तो फिर उनको रोका नहीं जा सकता। 15 गुना ज्यादा आम आदमी से ऐसे लोग जो तंबाकू या तंबाकू से बनी हुई चीजों का सेवन करते हैं उनको कैंसर होने की संभावना 15 टाइम ज्यादा होती है। वो घर में प्रिवेंट कीजिए। सुशांत फिर से लिख रहे हैं सर, आई वॉज एडिक्टेड ऑफ पान गुटखा फ्यू ईयर्स बैक, आई डायग्नोज माई सेल्फ इन कोलंबिया एशिया हॉस्पिटल बैंगलोर, नथिंग केम इन माई फाइनल रिपोर्ट सर, बट स्टिल आई वॉन्ट टू नो, आई हैव माई वॉइस वाइब्रेशन, व्हाट शुड आई डू सर, प्लीज गाइड। देखिए कैंसर के पनपने में और गुटखा खाने में 20 से 25 साल का अंतर आता है। ये नहीं कि आज खाए और 6 महीने में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। इंक्यूबेशन पीरियड बहुत ही हाई है, और इस इंक्यूबेशन पीरियड में लोगों को लगता है अपने कॉलेज में, स्कूल के अपर क्लासेस में कि भाई हमें नहीं हुआ, इनको नहीं हुआ, जो ये 10 साल से खा रहे तो हमें क्यों होगा। ये जो देख करके लोग एक भ्रांति पालते हैं वो गलत है। जो ले रहे हैं उसमें होने की संभावना बहुत ज्यादा है, और जो नहीं ले रहे से, इसलिए जितनी जल्दी हो उसको छोड़ दीजिए। और जहाँ पे तकलीफ है किसी अच्छे ENT सर्जन से दिखाइए, वो आपको दवाई देंगे, कुछ दवाइयाँ देंगे, आपका बीमारी ठीक हो जाएगा। लेकिन तुरंत आपने गुटखा छोड़ दिया, ये बहुत अच्छी बात है जी। चलिए एक सर और प्रश्न ले लेते हैं, दिव्यम लिख रहे हैं सर, इज कैंसर जेनेटिक? यस, सम ऑफ द कैंसर आर जेनेटिक, देयर आर मेनी कैंसर्स व्हिच आर जेनेटिक। ओके। इसलिए आपको जेनेटिक स्टडी होती है जिससे पता चलता है। मैंने बताया ना कि कुछ वर्ष पहले ही पता चल जाएगा कि इस औरत के शरीर में और ब्रेस्ट में इनको बीमारी होगी ब्रेस्ट कैंसर की या नहीं होगी, ये पहले ही पता चल जाता है। ये जेनेटिक स्टडी होती है। इसी से जुड़ा हुआ सेम सवाल स्नेहा पोद्दार भी लिख रही है कि ऐसा भी होता है अगर परिवार में किसी को हुआ ही है तो और लोगों को होने की संभावना हो? देखिए कुछ बीमारियां हैं जैसे ओवरी का कैंसर, आंख का कैंसर और ब्रेस्ट का कैंसर। यदि माँ से बच्ची में आएगा
यदि मासी को हुआ है, बहन को हुआ है, माँ को हुआ है, नानी को हुआ है, तो समझिए कि इसकी संभावना 20 से 25% होती है बच्चों में आने की। तो वो सब कैंसर ऐसे हैं, ओवरी का कैंसर, ये सब कैंसर ऐसे हैं जो परिवार में वो आनुवंशिक रूप से होता है। राजीव नंदन जी ने भी सेम सवाल पूछा है, तो आई थिंक उनको भी जवाब मिल गया होगा कि कुछ जो कैंसर के नाम अभी सर ने बताया, ओवरी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, तो ये सब जेनेटिक है। अगर माँ, मौसी, नानी को है तो उनको भी हो सकता है। एम आई राइट सर? वो अपनी जांच कराते रहे जी, अपनी जिसके जांच घर कराते में कैंसर है उनको साल भर इंतजार नहीं करते, उनको ऐसे भी जो जरा सा भी तकलीफ हो तुरंत दिखाई जाता है। जी 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 बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज इतनी जानकारी आपसे मिली है। जाते जाते सर और कुछ संदेश अगर आप देना चाहें। हम लोग सब तो मतलब मन नहीं कर रहा है कि आपसे विदा लें, और भी जानकारी लेने की इच्छा हो रही है, लेकिन आपका समय कीमती है। आधा घंटा बोल के सर आपका 55 मिनट हम लोग ले लिए हैं, तो अगर जाते जाते कुछ जानकारी और शेयर करना चाहें तो। हमें तो लगता है आप सर इतना अच्छा एंकरिंग करते हैं, इतना बड़े बड़े देश के एंकरिंग के साथ हमने काम किया है, इतनी बढ़िया से आप खूबसूरत ढंग से आप कर रहे हैं, हमें तो लगता है हम आपकी सुनते चले बात। तो ऐसा है कि जाते जाते हम ये कहना चाहेंगे कि देखिए कैंसर बीमारी को खत्म किया जा सकता है। आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ये कहता है कि 33% कैंसर को आप प्रिवेंट कर सकते हैं। 33% कैंसर को आप शुरुआती दौर में पकड़ा गया उसे ठीक कर सकते हैं, और 33% कैंसर की आप जिंदगी बना सकते हैं। आज का डेट यही कहता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। तो 70% कैंसर को हम लोग अभी या तो ठीक कर सकते हैं या प्रिवेंट कर सकते हैं अभी। दिक्कत ये है कि हम लोग अभी सिर्फ 10 से 11% कैंसर को ठीक कर रहे हैं, चूंकि वो लेट आते हैं। तो सबसे बड़ा मुद्दा है कि कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी के विषय को या विभाग को हर जगह स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। सरकार से भी हमने कहा कि आप कम्युनिटी ऑन्कोलॉजी जहाँ की बीमारी को पकड़ी जाती है उसको हर मेडिकल कॉलेज में तो कम से कम कीजिए। हमारी मुख्यमंत्री जी से भी बात होती है, मैंने बराबर उनको कहा है कि एक विभाग जो कैंसर की जांच करता है, शुरुआती दौर में पकड़ता है, उसके लिए हर जांच के लिए पटना ही आवे, ये जरूरी नहीं है। आप किसी भी मेडिकल कॉलेज जहाँ है वहाँ कर सकते हैं, वो सारे साधन रहते हैं, डॉक्टर है। तो पहली बात ये सरकार की तरफ से, डॉक्टर की तरफ से कि कैंसर के ट्रीटमेंट को सस्ता बनावे और कैंसर के ट्रीटमेंट को लंबा बहुत ज्यादा न करें। बहुत लोग हैं जो परेशान हो जाते हैं, वो बीमारी से कम इलाज से ज्यादा परेशान होते हैं। इलाज को कैसे प्रभावी बनावे कम से कम खर्चे पर, ये डॉक्टर के लिए मेरा संदेश है। सर एक चीज रोकना चाहेंगे सर, एक सेकंड के लिए रोकना चाहेंगे और आपसे ये जानना चाहेंगे कि मन में एक जहन में एक बात आ गई आपसे बात करते करते कि कहीं ना कहीं सर मानसिक रूप से संबल देना, जो कैंसर के पीड़ित हैं उनको मोटिवेट करना, बार बार ये बताना कि तुम सरवाइव कर लोगे, तुम फाइटर हो, कितना हद तक ये काम करता है? क्या मानसिक बल देना उसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन, बायोलॉजिकल चेंज उत्पन्न करता है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूँ कि मैंने उसी पर मैं आ रहा हूँ। पहले तो मैंने सरकार से बात की, उसके बाद हमने बात किया डॉक्टरों के लिए और मरीजों के लिए कि वो जितनी जल्दी कोई भी सिम्टम हो तुरंत एक्सपर्ट के पास जाए। आप बिना देर किए, बिना एक दिन का भी देर किए आप लोगों तक जाए, ताकि वो आपको जो है तो ठीक कर सके पूरी तरह, और जितना जल्दी जाएंगे आपका खर्चा भी कम होगा और इलाज होगा। ये 3। लेकिन एक चीजें और होती है रविकांत जी कि हम लोग जो है फिजिकल पेन को ठीक करते हैं, डॉक्टर लोग कभी भी हमने मेंटल पेन को ठीक नहीं करते। किसी के अनसर्टेनिटी है, फियर है, फोबिया है ना, कब तक हम बचेंगे, कब तक रहेंगे कि डॉक्टर साहब झूठ तो नहीं बोल रहे, हमको क्या बचेंगे, है ना। तो ये जो मन में अनसर्टेनिटी की भावना है, ये कैंसर से आदमी एक बार मरता है, लेकिन हजारों बार ये जो सोच आती है लोग के दिमाग में वो मरते हैं। तो इसलिए इसमें आपका योगा, मेडिटेशन, डिप्रेस्ड होते हैं कैंसर पेशेंट, उसको दूर करना चाहिए कि मानसिक रूप से वो डिप्रेस नहीं हो। यदि हम लोग सब कोई मिले, हम कहते हैं डॉक्टर मिले, संस्थाएं मिले, हॉस्पिटल्स मिले, एनजीओज मिले, सोशल एक्टिविस्ट मिल जाए, और सबसे ज्यादा
सरकार का सहयोग मिले। यदि हम लोग सब मिलके एक मुहिम चलाएं, एक आंदोलन का रूप दें, तो कैंसर का इस देश में भी उसी तरह से हम लोग खात्मा कर सकते हैं जैसा विदेशों ने अपने यहाँ किया है। यही मेरा आज का संदेश है। ओके, थैंक यू सो मच सर। आपके माध्यम से अभी भी बहुत सारे लोगों का सवाल आ रहा है, लेकिन हम माफी चाहेंगे, अब तो ले नहीं पाएंगे क्योंकि सर का समय बहुत कीमती है। मेरा फोन नंबर है आपके पास है, मेरा फोन नंबर सर वो डायरेक्ट पूछ सकते हैं। मेरा 24 घंटा फोन खुला रहता है। ठीक है, मैं इसी मैं कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा सर का नंबर। अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी हो आप सबों को, सर ने खुद ये कहा है कि कैंसर के संबंध में जो जानकारी चाहिए, अगर शरीर में कोई तकलीफ हो रही है तो आप बेझिझक सर से सलाह ले सकते हैं, परामर्श ले सकते हैं, और जितनी जल्दी हो सके पटना जाएं या फिर नियरेस्ट जो एक्सपर्ट हैं कैंसर के उनसे मिलें, और अगर कोई पीड़ा है तो आप जरूर मिलें। सर का ये सलाह है। सर को फिर से एक बार धन्यवाद करते हैं। आप सबों से हम ये कहना चाहेंगे कि सर को धन्यवाद कर दें। और आज यहीं से सर, पहले तो मैं स्कूल प्रबंधन की तरफ से पूरे स्कूल प्रबंधन की तरफ आपको धन्यवाद करता हूं। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां हम सबों के साथ साझा की है जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। तो फिर उम्मीद करेंगे सर आपसे जल्द ही मुलाकात होगी और किसी ऐसे ही कार्यक्रम में हम लोग मिलके लोगों के अंदर एक कैंसर जैसे खतरनाक बीमारी को दूर करने का एक प्रयास हम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रणाम सर। सर से बात करके बहुत अच्छा लगा, और आप लोगों ने आज बिल्कुल जो जिस तरीके से सहभागिता दिखाई है वो बहुत ही अद्भुत है। अब जाते जाते आप सबों से फिर एक बार हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जो भी आसपास घर में पड़ोस में कोई अगर कैंसर के रोगी हैं या आपको लग रहा है वैसा कुछ सिम्टम दिख रहा है तो तुरंत इलाज कराइए, तुरंत डॉक्टर से मिलिए। और अगर कोई पेशेंट पकड़ा गया, ऐसा डिटेक्ट हो गया है कि वो कैंसर के मरीज अब डिटेक्ट हो चुके हैं, तो आप एक बात और समझ लीजिएगा कि रोगियों को ज्ञान तो सारा चाहिए। जाते जाते आप सबों से एक अंतिम पंक्ति छोड़ के जाता हूं यहां से कि रोगियों को ज्ञान तो सारा चाहिए, डॉक्टरों व्यवहार प्यारा चाहिए। जैसा अभी डॉक्टर जितेंद्र सर का व्यवहार प्यारा मिला, खुल के ये सबको बता रहे हैं, लोगों को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और जो जरूरी चीज है वो आपको तथ्य दे रहे हैं। तो रोगियों को ज्ञान सारा चाहिए, डॉक्टरों व्यवहार प्यारा चाहिए। वे अकेले क्यों लड़े निज रोग से, जो कैंसर पीड़ित हैं वे अकेले क्यों लड़े निज रोग से, सभी को उनका सहारा चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। और कल वर्ल्ड कैंसर डे है, तो कोशिश कीजिएगा कि उसके कोई भी कैंसर पीड़ित के शरीर में जो ट्यूमर है उसको अपने ह्यूमर से नष्ट करके उनको मोटिवेट करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।